हाय एवरीवन, दिस इज सीएस निधि तहीन। तो करते हैं शुरुआत है आज के हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है फ्रॉड या फिर विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। बच्चे, ये टॉपिक हम लोगों का अराइज कहाँ से होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं हम आज। देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम लोगों ने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 17, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स विच इज डन बाय अ पार्टी बिलीविंग इट टू बी अनट्रू। ये टॉपिक ही हमारा जो है पूरा का पूरा टॉपिक फ्रॉड का। ये हम टॉपिक क्यों कवर करते हैं? क्योंकि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे कि फ्रॉड का इस्तेमाल किया जाए। अगर फ्रॉड का इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए, तो हम लोगों को नहीं मिलेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हो, ठीक है, जस्ट लुक एट हियर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मुझको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सेक्शन 10 के हिसाब से हम लोगों के पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब आएगा? जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगी फ्री कंसेंट। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared void। इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को अगर मैं पॉइंट वाइज लिखती हूँ तो मुझे इतना समझ में आता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का वैलिड कब होगा? जब उसके अंदर ये सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी। इन्हीं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 4, यानी कि कौन सी रिक्वायरमेंट है ये हम लोगों की? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट। लॉ कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए दो पार्टीज चाहिए, समझ में आता है। लेकिन ये दोनों ही पार्टीज जो होंगी, इनका कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। वो कंसेंट जो कि जोर जबरदस्ती ऑब्टेन किया जाए, राइट, या फिर किसी भी ना किसी प्रेशर से वो आप लोगों का लिया जाए, तो ऐसा कंसेंट फ्री नहीं होता है। तो सिर्फ दो पार्टीज के कॉम्पिटेंट होने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप ये बोलो कि मैम ऑफर वैलिड है, एनफोर्सेबिलिटी है, कॉम्पिटेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो क्या ऐसे ही काम चल जाएगा? नहीं। मुझे ये 10 के 10 पॉइंट्स फुलफिल करने होते हैं, तभी जाकर मैं हासिल कर पाती हूँ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ मेकर्स कहते हैं, अगर आपकी फ्री कंसेंट होगी तो आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मिलेगा। अगर कंसेंट फ्री नहीं होती है तो आप लोगों के हाथ लगेगा वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। और जैसा कि मैं अपनी पहली क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको वॉइड भी करार किया जा सकता है, जिसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया जा सकता है, और इसको बच्चे आप लोगों का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया जा सकता है। और इसका डिसीजन किसके हाथ में दिया जाता है? इसका डिसीजन लिया जाता है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो बेचारी पार्टी है, जिसने अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दी थी, उसने किसी प्रेशर, किसी दबाव में आकर, प्रेशर में आकर अपना कंसेंट दिया था, उस पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से चूज करना है। आपको चूज करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे जबरदस्ती बनवाया गया ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको वैलिड बनाना है या फिर इसको क्या डिक्लेयर करना है? अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, सिंपल सी बात है, आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे से आप किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा बिजनेस भी क्यों ना करें, हर इंसान चाहता है कि उसका लगा हुआ पैसा, एनर्जी, टाइम, सब कुछ बिल्कुल सही जगह लगना चाहिए। अगर आपने आज अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और बाद में जाकर अगर आपको पता चले कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वैलिड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नुकसान होगा। तो लॉ मेकर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के तहत आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता है, लॉ ये जानकारी देनी चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही है तो फ्री कंसेंट के साथ बनाओ, तभी आप लोग हासिल कर पाएंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वरना तो आपके हाथ लगेगा एक वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी? फ्री कंसेंट। समझ रहे हो? मुझे उसके लिए क्या चीज, किस चीज की जरूरत होगी? फ्री कंसेंट। अब अगर मैंने अपनी तरफ से फ्री कंसेंट की बात करती हूँ, तो लॉ मेकर्स कहते हैं पहले जरा कंसेंट वर्ड जो है ना, उसको सीख लेते हैं कि कंसेंट वर्ड जो है वो क्या होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सेक्शन 13 है हमारा, जो कि कंसेंट वर्ड के बारे में बात करता है। कंसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है आप लोगों का? कंसेंसस एड इडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब दो पार्टीज आप लोगों की इन्वॉल्व होती है एक अग्रीमेंट को बनाने के लिए, राइट, याद होगा आप सबको, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था
अग्रीमेंट भी आप लोगों का कैसे बनता है? पहले ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आती है, फिर प्रॉमिस होता है, बदले में कंसिडरेशन मिलता है, तब जाकर बच्चे आप लोगों का एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है। और हर बिजनेस अग्रीमेंट को मैं क्या मानकर चलती हूँ? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ मेकर्स कहता है कि जो भी पार्टी ऑफर देती है, वो जिसको भी ऑफर देती है, यानी कि ऑफरर एंड ऑफरी, इन दोनों का जो माइंड है ना, वो अगर एक ही ट्रैक पर जा रहा है, तो मैं मानकर चलती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या है? कंसेंट। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में कंसेंट है, तब हमें समझ में आता है बात। कंसेंट अगर प्रेजेंट है, तो अब हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, कंसेंट की बात हो गई, अब पहुंचते हैं फ्री कंसेंट की तरफ। मतलब लॉ कहता है ये जो मीटिंग ऑफ माइंड्स होंगी, ये जो दोनों पार्टीज का माइंड एक ही ट्रैक पर जा रहा है ना, ये भी अपनी मर्जी से जाना चाहिए। अगर आपकी एक पार्टी कुछ और सोचती है, अगर दूसरी पार्टी कुछ और सोचती है, ठीक है, से एज फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू मिस्टर जॉन अब्राहम, ठीक है। मिस्टर जॉन अब्राहम ये सोचते हैं कि नीति मैम के पास तो डस्टर कार है, डस्टर, राइट। मेरे पास कौन सी कार है? डस्टर। बट एक्चुअल में मेरे पास जो गाड़ी है वो कौन सी है? नैनो। अब मैंने मिस्टर जॉन अब्राहम को ऑफर दिया कि सर, क्या आप मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीदेंगे? अब अगर मैं अपने पॉइंट से सोचूं, तो मेरी सेकेंड हैंड नैनो कार अगर 1 लाख में बिक रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा फायदा हो रहा है, राइट। अगर इसी बात को मैं मिस्टर जॉन अब्राहम के पॉइंट से सोचूं, तो उनका भी फायदा हो रहा है। डस्टर जैसी महंगी गाड़ी, राइट, जिसकी कॉस्ट मोर देन 5 लाख रुपीज की है, माना कि सेकेंड हैंड है, मगर सेकेंड हैंड में भी अगर 1 लाख में मिस्टर जॉन अब्राहम को मिल रही है, तो अनडाउटेडली ये एक बहुत ही अच्छी डील है मिस्टर जॉन के लिए। मिस्टर जॉन जो है वो सोच कर बैठे हैं कि कौन सी कार की बात हो रही है? डस्टर। लेकिन आपकी नीति मैम ने एक्चुअल में ऑफर कौन सी करी थी? नैनो। मैंने तो भाई मतलब कार ऑफर करी थी, मन में चल रहा है नैनो। तो दोनों का जो दिमाग है वो एक ट्रैक पर नहीं चल रहा है। जब दोनों पार्टीज का जो माइंड है वो एक ट्रैक पर नहीं चलता है, तो मैं कहती हूँ इनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। और अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात बेटा, इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। वो एक ऐसा अग्रीमेंट होगा विच इज वॉइड एब इनिशियो। ये एक ऐसा अग्रीमेंट होगा जो कि पहले ही दिन से वर्जित है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर फ्री आपकी कंसेंट होती है, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लॉ कहता है अगर कंसेंट है, यानी कि जॉन अब्राहम भी खरीदना चाहते हैं नैनो कार, और मैं भी बेचना चाहती हूँ कौन सी? नैनो कार। तो लॉ कहता है मानकर चलते हैं आप दोनों के बीच में कंसेंट है। कंसेंट जो है इसका लीगल वर्ड है हम लोगों का कंसेंसस एड एडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो कंसेंसस एड एडम अगर होती है ना, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? फ्री कंसेंट। हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट दी कंसेंट। कंसेंट होती है, बहुत अच्छी बात है, बट कंसेंट आपका एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आपको फर्दर जाना है। जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, मुझे ध्यान रखना है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे चाहिए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है एक ऐसी कंसेंट जो आप लोगों ने अपनी मर्जी से दी है, राइट। जबरदस्ती आपसे ली नहीं गई है, कोवर्जन का इस्तेमाल करके, फ्रॉड का इस्तेमाल करके, समझ रहे हैं। अगर आपके ऊपर इन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो माने आपने अपनी कंसेंट जो है ना वो फ्री नहीं दी है। देखिए जैसे इसी एग्जाम्पल में, अगर मैं जॉन अब्राहम की गर्दन पर चाकू रखूं और फिर मैं बोलूं कि आपको मेरी नैनो कार परचेज करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए में, तो अब मुझे बताइए, क्या जॉन अब्राहम मना करने वाले हैं? डेफिनेटली नॉट। वो कहेंगे हाँ मैम, नैनो क्या, मैं कोई भी कार परचेज कर लूंगा, और 1 लाख क्या, मैं आपको 10 लाख देने के लिए भी तैयार हूं, मगर मैम प्लीज ये चाकू गर्दन से हटा लीजिए। यानी कि वो हाँ कर देंगे, वो भी अब नैनो कार खरीदना चाहते हैं, मैं भी नैनो कार ही बेचना चाहती हूँ। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स तो अब दोनों के बीच में है, मगर ये मीटिंग ऑफ माइंड्स मिस्टर जॉन अब्राहम के केस में उनकी मर्जी से नहीं है। मिस्टर जॉन अब्राहम के केस में ये जो कार ये खरीदने जा रहे हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं खरीद रहे हैं। तो लॉ कहता है मर्जी का होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पर आपकी अपनी इच्छा भी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर कंसेंट एब्सेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, वो एक अग्रीमेंट भी नहीं बना, वो आप लोगों का क्या है? एक वॉइड अग्रीमेंट। क्लियर है? अब अगर कंसेंट है, मगर वो कंसेंट फ्री नहीं है,
तो मैं कहती हूं कि तब भी बात नहीं बनेगी अगर कंसेंट तो आई मगर फ्री कंसेंट नहीं आई। तो भाई ऐसा ही उदासी भरा चेहरा बना लो, क्योंकि आप लोगों को सेक्शन 19 के हिसाब से, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से आपके पास आएगा एक वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो, लेकिन कंसेंट है और साथ साथ फ्री कंसेंट भी है। तो बस घबराना क्या, मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोगों को मिल चुका है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आने का मतलब ये होता है कि अब जो है आप परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हो, समझ रहे हैं। अगर नैनो कार मिस्टर जॉन अब्राहम अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हैं, अपनी मर्जी से 1 लाख रुपए में, तो लॉ कहता है नीति मैम और मिस्टर जॉन अब्राहम के बीच में क्या बन चुका है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद अब अगर उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं मैम मैं आपकी कार परचेज नहीं करूंगा, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं अगर चाहूं उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ। सिंपल है ना। तो अगर मुझे चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेरा एक्चुअल में एक पर्पस है इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने का, आईसीए के, दैट आई वांट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए चाहिए मुझे फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट से पहले बच्चे मुझे चाहिए कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या, मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब ये मीटिंग ऑफ माइंड्स जब आपकी फ्रीली आपकी अवेलेबल होगी फ्रॉम बोथ द पार्टीज, तो मैं कहती हूँ सेक्शन 14 आपका फुलफिल हो गया, समझ रहे हैं। सेक्शन 14 अगर आपने फुलफिल कर दिया तो यानी कि सेक्शन 10 भी आप लोगों का फुलफिल हो जाएगा, एंड नाउ यू गाइज विल गेट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। अब देखिए, तो मुझे फ्री कंसेंट चाहिए, फ्री कंसेंट ही मेरा जो मेन पर्पस है, क्योंकि फ्री कंसेंट होगी तभी मेरे पास आ पाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ कहता है, आइए जरा पढ़ लेते हैं फ्री कंसेंट के बारे में, होती क्या है फ्री कंसेंट। लॉ मेकर्स कहते हैं कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट आपकी फ्री कब कहलाती है, जब वो इन फोर्सेस से ऑब्टेन ना करी गई हो। अगर इन फोर्सेस का इस्तेमाल करके कंसेंट आप लोगों की ऑब्टेन करी गई है ना, तो वो कंसेंट बच्चे मेरी फ्री कंसेंट नहीं है। वन सेकेंड गाइस। तो अब मुझे यानी कि किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि कंसेंट मुझे चाहिए एक ऐसी फ्री कंसेंट, अगर सेक्शन 14 फुलफिल करूंगी तभी सेक्शन 10 मेरा फुलफिल हो पाएगा। तो मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो मेरी दो पार्टीज होंगी, वो दो पार्टीज जो हैं उनकी कंसेंट आपस में फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोअर्जन से ऑब्टेन ना करी गई हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीजें फ्रॉड के रिगार्डिंग और मिसप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। अगर आप लोग जान जाएंगे कि कौन सी कंसेंट में फ्रॉड है, कौन सी कंसेंट में मिसप्रेजेंटेशन है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन को इग्नोर करना है एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए, समझ रहे हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट अब मैं बनाने जा रही हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई हैव टू प्लीज मेक श्योर कि फ्रॉड या फिर मिसप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व ना हो। देखो मैं अपनी प्लस क्लासेस में ऑलरेडी कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की मेरी क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्रॉड। फ्रॉड को हम लोग एक और नाम देते हैं विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। तो लीगल बातों पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। से आप लोगों के सामने ये वर्ड लिख रही हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप लोगों के सामने ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, इस वर्ड का नाम क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी बुलाते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रस्तुति, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रस्तुति करना।
कोई ना कोई ऐसी बात प्रेजेंट करना जो कि एक्चुअल में ना फॉल्स है। अब अगर यही काम आप लोग जानबूझकर करते हैं तो हम इसको क्या बुलाते हैं? फ्रॉड। और अगर ये काम आप अनजाने में करते हैं तो हम इसको क्या बुलाते हैं? विल आपका इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। से एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट से एक फर्नीचर परचेज किया, घर आई तो पता चला कि वो फर्नीचर जो है डिफेक्टिव है। अब अगर सेलर ने जानबूझकर, भाई ऑब्वियसली अब जब सेलर ने मुझे वो फर्नीचर बेचा होगा तब तो अपने फर्नीचर की बहुत तारीफ करी होगी कि मैम से मान लीजिए मैं एक डाइनिंग टेबल परचेज कर रही हूँ, और तो डेफिनेटली उसने मेरे सामने बहुत तारीफ करी होगी। उसने बोला होगा कि मैम फर्नीचर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका जो से आपके इस पे दीमक भी नहीं आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका पॉलिश खराब नहीं होगा, ये फर्नीचर की हमारी 10 साल की गारंटी है, ऐसा वैसा बहुत सारी तारीफों के उसने पुल बांधे होंगे अपने फर्नीचर के, ताकि मैं यानी कि कस्टमर उसको परचेज कर ले, राइट? अब एक्चुअल में जो फर्नीचर वो मुझे बेच रहे थे, उस फर्नीचर की एक चेयर के अंदर बच्चे डिफेक्ट था। अब सिंपल सी बात है, अगर ये डिफेक्ट आप लोगों का पहले से था और इस बारे में हमारा सेलर जानता था, फिर भी उसने वो फर्नीचर मुझे बेचा, यानी कि ऑब्वियस है ना, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। लेकिन सोचो, वो खुद भी नहीं जानता था कि फर्नीचर के अंदर डिफेक्ट है, और फिर वो फर्नीचर उसने मुझे बेच दिया। तो लॉ मेकर्स कहते हैं, माना कि यहाँ पर आपकी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मगर ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जानबूझकर नहीं की गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हैं? यही फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों की विलफुली दी जाए, विलफुली, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? फ्रॉड, जो कि कवर्ड होता है सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन अगर ये सारे काम इनोसेंटली किए गए हैं, यानी कि सेलर खुद भी नहीं जानता था कि जो फर्नीचर वो मुझे बेच रहा है उस फर्नीचर के अंदर क्रैक है, तो लॉ मेकर्स कहते हैं, मैम ये फ्रॉड नहीं है, ये क्या है? इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट। अब कमाल की बात ये है कि आप लोगों के जो आईसीए का ये चैप्टर है, आपकी बुक्स के अंदर भी, लीगली भी, सेक्शन नंबर 18 जो है ना, उसमें क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो मिसरिप्रेजेंटेशन के दो मतलब निकलते हैं। एक मिसरिप्रेजेंटेशन जो जानबूझकर करी जाती है उसे मैं क्या बुलाती हूँ? फ्रॉड। और एक जो अनजाने में करी जाती है, इनोसेंटली आप जो है फॉल्स स्टेटमेंट बता देते हैं या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। ये तो लेमैन लैंग्वेज में। लेकिन लीगल वर्ल्ड में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करता है, वो कौन सा वर्ड है मेरा? मिस रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ सिंपल मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हैं? तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन में लिखकर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो आप उसको मानकर चलिएगा कि लॉ मेकर्स ना सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश भाषा की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 17 और 18 दोनों कवर्ड होते हैं। नॉर्मल अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, लेमन लैंग्वेज की बात करूं, लेकिन आईसीए के हिसाब से इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का एक ही नाम है, और वो क्या नाम है? मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ सेक्शन 17 की, तो वहां पर मेरा क्या कवर्ड हो जाता है? फ्रॉड का टॉपिक। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो आप सबको पता ही है, फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, लेकिन सेक्शन 17 ने इसको कैसे डिफाइन किया है। दूसरा, ऐसे कौन कौन से काम है, ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो अगर आप लोग करते हैं तो आईसीए कहता है भाई आपने फ्रॉड किया है। चाहे से आप मानो, चाहे से आप ना मानो, आपने जो काम किया है वो सेक्शन 17 के अंदर अट्रैक्ट हो रहा है। इसी वजह से, इसी वजह से ये जो भी आपने काम किया इसको हम फ्रॉड मानेंगे। और अगर होगा फ्रॉड, अगर होगी मिसरिप्रेजेंटेशन, तो मुझे बताइए आप लोगों को क्या हासिल होगा? क्या आप लोगों को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? नहीं बच्चे, आप लोगों के हाथ लगेगा वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। समझे मेरी बात? हाँ, दोनों केसेस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में। यार एक बात सोचो, मानती हूँ कि जो फर्नीचर मुझे बेचा गया उसके अंदर डिफेक्ट है, ये बात सेलर भी नहीं जानता था। मान ली चलो इतनी बात सेलर की, सेलर कहता है मैम मुझे पता ही नहीं था कि इसकी चेयर के अंदर डिफेक्ट है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसने 4 बारी सॉरी भी बोल देगा, तब भी
हमारा जो बायर है ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिफेक्टिव गुड्स। आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिफेक्टिव फर्नीचर। माना कि सर आपकी गलती नहीं है, आपने गलती से अनजाने में आपने डिफेक्टिव फर्नीचर जो है वो मेरे घर पर पहुंचा दिया, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अब उसको एक्सेप्ट ही कर लूंगी। ठीक है, तो लॉ कहता है चाहे से फ्रॉड हो चाहे से मिसरिप्रेजेंटेशन हो, दोनों ही केसेस में दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बच्चे आप लोगों का वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, क्योंकि बायर कौन है? अग्रीव्ड पार्टी, बेचारी पार्टी, जिसने बेचारी ने सफर किया। भाई पैसा बायर ने पूरा दिया, बदले में उसको डिफेक्टिव फर्नीचर मिला, तो सफर किसने किया? बायर ने सफर किया ना। लेकिन हाँ, अगर ये काम आप लोगों ने जानबूझकर किया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल होगा ही होगा, साथ में बेटा आप लोगों को फाइन भी देना पड़ेगा, आपको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे ये मिसरिप्रेजेंटेशन जो हुई है, अगर आपसे ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, ये अनजाने में हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट बस वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल होने का मतलब है कि अब मेरे पास, मैं जो बायर हूं, मेरे पास राइट है कि मैं सेलर को बोलूं कि भाई अपना फर्नीचर उठा और मेरा सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आई वॉन्ट माई मनी बैक। या फिर मैं उनको ये भी कह सकती हूँ कि सर आप ऐसा करिए, पैसा तो वापस मत दीजिए, ये डिफेक्टिव फर्नीचर उठाइए और मुझे नया फर्नीचर लाकर दीजिए। तो मैं डिसाइड करूंगी, द बायर इज गोइंग टू डिसाइड कि उसको वो फर्नीचर रखना है या अपना पैसा वापस लेकर जो है वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक ठीक है। लेकिन फ्रॉड के केस में क्या होगा? फ्रॉड के केस में ये काम तो होगा ही होगा, आपके बायर को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाए, ठीक है, रिप्लेस करा ले फर्नीचर को, या फिर अपना पैसा वापस मांग ले और पूरा फर्नीचर वापस कर दे। तो एक तो अगर मैं बात करूं फ्रॉड में, फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट एक तो वॉइडेबल होगा ही होगा, इसके साथ साथ बेटा ये काम जानबूझकर किया है सेलर ने धोखा दिया है, तो लॉ कहता है हम उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। सिंपल। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ना हम लोग कहीं ना कहीं साथ साथ ही पढ़ते हैं, इसीलिए फ्रॉड कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 17 के अंदर, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन आपका कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 18 के अंदर। सेक्शन 17 हम लोगों को बताता है फ्रॉड के बारे में, जो कहता है कि अगर फ्रॉड का इस्तेमाल हुआ तो भूल जाओ कि आप लोगों को फ्री कंसेंट मिलेगी, भूल जाओ कि आप लोगों का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भी ना तो कौन सा? सेक्शन 19 के हिसाब से आप लोगों को हासिल होगा वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। देखिए जरा, अब जरा जान लेते हैं कि ये फ्रॉड कब होता है, कैसे होता है, ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं, अगर आप करेंगे तो वो कानूनन तौर पर इन द आईज ऑफ द लॉ वो आपका फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि अगर आपका किया हुआ काम जो है फ्रॉड है और उस फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? अब आइए, ये आई मेरे पास डेफिनेशन किसकी, आइए जी, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी ये जो डेफिनेशन है ना, वैसे फ्रॉड का मतलब क्या होता है? चीट करना, डिसीव करना, धोखा देना, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने आज तक, ये है इसका नॉर्मल मीनिंग बेटा। लेकिन अब मैं बात करने जा रही हूँ किसकी? डेफिनेशन की। और डेफिनेशन आप लोगों की कहाँ पर मेंशन करी गई है? सेक्शन नंबर 17 के अंदर। लॉ मेकर्स कहते हैं कि आप लोगों का फ्रॉड का मतलब है false representation, false representation made by party to a contract believing believing it to be untrue। मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रस्तुति, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि फॉल्स है, और वो एक ऐसे इंसान के द्वारा दी जा रही है जो खुद भी जानता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के द्वारा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, और वो खुद भी इस बात को जानता है कि जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, राइट, वो अपने आप में एक अनट्रू स्टेटमेंट है। मतलब कि
जानबूझकर वो आपको गलत फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहा है। तो सेक्शन 17 के तहत हमारी ये जो डेफिनेशन है, मैं एक बारी अभी रीड करती हूँ आप लोगों के साथ, मगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इसको हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन 17 को हम लोगों ने देखे, यहाँ पर ये मैंने चार्ट आप लोगों के लिए जो पूरा प्रिपेयर किया है, इसके थ्रू हम लोग एक एक पॉइंट इसका कवर करेंगे, फिर हम वापस से जाएंगे हमारी मेन डेफिनेशन के ऊपर। तो आइए जरा एक बारी रीड कर लेते हैं सेक्शन 17 के अंदर की ये डेफिनेशन क्या कहती है ये। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस, मतलब उसकी मर्जी से, और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव। इंटेंट का मतलब क्या है, जब आपकी इंटेंशंस हैं चीट करने की, टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हो गई डेफिनेशन, मगर ये डेफिनेशन याद कैसे होगी? ये डेफिनेशन बच्चे आपको तब याद होगी जब हमारा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया है, आप लोगों को कुछ ऐसे एक्ट्स के बारे में बता दिया। बच्चे यहाँ पर एक्ट्स का मतलब लॉ नहीं है, यहाँ पर एक्ट्स का मतलब है कि आप कोई भी ऐसा काम जो कि इन चारों चीजों के अंदर आप लोगों का फॉल करता है, इन चारों एक्टिविटीज के अंदर फॉल करता है ना, तो मैं मानकर चलती हूँ बच्चे कि वो मेरा क्या है, अपने आप में एक फ्रॉड। लॉ मेकर्स कहते हैं, अगर आपने किसी भी तरीके का फॉल्स सजेशन दिया, जैसे मान लो मैं हूं बायर, ठीक है, मैं हूं बायर और एक है हमारे पास सेलर, दो पार्टीज हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। बायर सेलर के पास गया था शॉप पर, से मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ब्रांडेड, और सेलर ने क्या किया, कोई लोकल प्रोडक्ट जो था ना वो ब्रांडेड बताकर बायर को बेच दिया। यानी कि से मान लीजिए लिवाइस की जीन्स में परचेज करने के लिए गई, और सेलर ने क्या किया, लिवाइस की जीन्स तो नहीं थी, एक किसी लोकल आपके ब्रांड की एक जीन्स थी, उसके ऊपर लिवाइस का टैग लगाकर बायर को वो जीन्स उसने बेच दी। अगर बायर ये बात पकड़ पाया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद, तो लॉ मेकर्स कहते हैं बायर के पास पूरा ऑप्शन है, किस चीज का, वो चाहे तो इस जीन्स को वापस करवा सकता है, यानी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर कर सकता है अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप इस जीन्स को वापस मत करो, आप इसको मुझे रिप्लेस कर दो। मतलब कैसे, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो बायर कहेगा कि मुझे मेरा प्राइस जो है ना, जो मनी मैंने अभी तक दिया जीन्स के रिगार्डिंग कंसिडरेशन, वो मुझे वापस चाहिए। और अगर बायर ने बोला कि आप इस जीन्स को वापस लो और मुझे एक्चुअल में लिवाइस की जीन्स जो है वो पैक कर दीजिए, तो यानी कि आपका बायर क्या बनाने जा रहा है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट से एक बात क्लियर होती है, याद करो हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस का सफर, वहां पर मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, एक बारी अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के बनने का मतलब होता है बंदूक से गोली का निकल जाना। एक बारी अगर गोली निकल गई तो बेटा अब वो सही जगह निशाना लगे चाहे से गलत जगह निशाना लगे, आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन द सेम वे, अगर एक बारी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको फायदा हो चाहे से उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको नुकसान ही क्यों ना हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। एक बारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया तो वो परफॉर्म भी करना पड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर्स कहता है ऐसी बातें आती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के केस में। यहां पर तो सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए किसी फोर्स का, प्रेशर का इस्तेमाल किया गया, वो फोर्स वो प्रेशर मेरी क्या है, फ्रॉड, कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 17। तो हम लोगों को ये सारे एक्ट्स एक्ट्स विच आर कवर्ड अंडर दी फ्रॉड, ये हमें कुछ ऐसे कामों की लिस्ट दे दी गई है, ये काम अगर आप लोगों ने किया ना कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, तो मान लेंगे जी आपने अपोजिट पार्टी के साथ क्या किया है, फ्रॉड। ठीक है, आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। अब जिसके साथ यहाँ पर बच्चे फ्रॉड होता है, एक सेकंड देखिए जरा, जिसके साथ फ्रॉड होगा उस पार्टी को क्या नाम दिया जाएगा, अग्रीव्ड पार्टी, सफर्ड पार्टी।
ठीक है, अग्रीव्ड पार्टी या फिर सफर्ड पार्टी, जिसने सफर किया है। तो लॉ कहता है सेलर ने तो अपने मन की मर्जी कर ली, इन्होंने क्या किया, फ्रॉड का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करी। तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके हिसाब से अब हमारी अग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर कर देना है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे बायर ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रहने दो, आप ऐसा करो ये लोकल जीन्स उठाओ और लाओ, मुझे लिवाइस का जीन्स जो है वो आप मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तो बायर अपना पैसा वापस नहीं मांग रहा है। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को नहीं बोला, बायर सिंपल से एक बात बोलता है कि आप मुझे ब्रांडेड लिवाइस का जीन्स लाकर दे दीजिए। यानी कि बायर ने पता होने के बावजूद भी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, पता होने के बावजूद भी बायर ने क्या बोला कि भाई मुझे जो है आप रिप्लेस कर कर दे दो। लेकिन अगर बायर ने ये बोला कि मुझे मेरा सारा पैसा वापस करो, आई डोंट ट्रस्ट यू, आपने अभी मेरे को लोकल गुड्स की ब्रांडेड गुड्स की जगह लोकल गुड्स प्रोवाइड कर दिए, कल को क्या भरोसा आप मुझे दोबारा से लोकल जीन्स ही दे दोगे, मैं कैसे चेक करूंगा, मैं कैसे जज कर पाऊंगा इस चीज को कि कौन सी जीन्स आपकी लोकल है या फिर कौन सी ब्रांडेड है। आप यूजुअली एक बायर जो है वो टैग को देखकर ही इस बात को समझ पाता है, यूजुअली तो ऐसा ही होता है कि आप टैग को देखते हैं तब आपको पता चलता है ओके ये मैडम की जीन्स है या लिवाइस की जीन्स है, ये किसकी जीन्स है, ये कौन सा ब्रांड है ना। तो दोबारा धोखा खा सकता हूँ भाई सेलर मैं आपसे, इसीलिए मुझे आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना ही नहीं। आप उठाओ अपनी ये लोकल जीन्स और लाओ मेरा सारा पैसा वापस। इसके अलावा आपने मेरे साथ क्या किया है, धोखा द फ्रॉड, है ना। तो बेटा अब आपको मेरे को डैमेजेस भी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अगर फ्रॉड होता है, आपकी अग्रीव्ड पार्टी को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड कर दे या फिर उसको वैलिड बना दे, डिपेंडिंग अपॉन द विल एंड विशेस ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पर अग्रीव्ड पार्टी कौन है मेरी, यहाँ पर अग्रीव्ड पार्टी है हमारे कौन, बायर। अब इसके अलावा एक तो हो गया फॉल्स सजेशन, है ना, एक होता है एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या है कि सेलर जानता था कि फर्नीचर के अंदर डिफेक्ट है। याद है मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने क्या परचेज करा, मैंने एक डाइनिंग टेबल परचेज करी, सुनो तो, ठीक है। ये है हमारा सेलर जिसने ये डाइनिंग टेबल मुझे बेची, मैं किसकी पोजीशन पर हूं यहाँ पर, बायर की। अब मैंने क्या किया, अपने फैमिली के हिसाब से ना मैंने 8 सीटर्स वाली डाइनिंग टेबल परचेज कर ली। अब वो डाइनिंग टेबल मैंने परचेज करी, 80,000 की वो डाइनिंग टेबल मुझे पड़ी, मैंने अपनी तरफ से 80,000 दे दिए सेलर को, और 8 सीटर्स वाला वो डाइनिंग टेबल जो था वो मैं घर ले आई। अब देखो इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर ऐसा होता है, चाहे आप खाना सोफा पर खाएं या बेड पर खाएं, लेकिन अगर चीज नहीं आती है, डाइनिंग टेबल नहीं आती है, तो सबको शौक चढ़ता है कि हम तो डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाएंगे। तो हम लोगों को भी वही शौक चढ़ा, हमने क्या किया, उस डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाने का सोचा। तो सारे परिवार वाले हम लोग बैठ गए, जिस चेयर पर बेटा मैं बैठी थी, बस उसी चेयर में क्रैक था। जैसी मैं बैठी एकदम क्रैक की आवाज आई और वो जो चेयर थी वो टूट गई। मेरे पापा मुझे कहते हैं बेटा थोड़ा कम खाया कर। मैंने कहा पापा डाइट तो नॉर्मली चल रही है, फिलहाल तो इतना मुझे पता है कि ये फर्नीचर कल आया है और आज ही अगर ये टूट गया तो यानी कि ये मेरा डाइट का प्रॉब्लम नहीं है, ये गुड्स में प्रॉब्लम है। ये जो फर्नीचर आया है ये फर्नीचर अपने आप में डिफेक्टिव है, एक दिन इसको लाया हुआ नहीं हुआ और इसका चेयर में क्रैक भी आ गया, इतना भारी भरकम क्रैक कि वो मतलब चेयर टूट ही गया लिटरली। तो ऑब्वियसली अब मुझसे पूछा जाएगा, अब मैं क्या करूंगी, मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल कस्टमर क्या करेगा, वो सीधा सेलर को फोन घुमाएगा, पहले तो उसे 4 बातें सुनाएगा अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद कहेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा ये बायर, ये बायर कौन है, अगेन अग्रीव्ड पार्टी। अब ये मैं डिसाइड करूंगी क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अगर मेरे पापा कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो पापा ये डिसीजन लेते, अगर मेरे कोई अंकल ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते तो वो ये डिसीजन लेते। कहने का ये मतलब है जिन दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उन दोनों पार्टीज में से जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो ही डिसाइड करती है। अब क्योंकि ये फर्नीचर मैं परचेज कर कर लाई थी, तो मैंने कॉल घुमा दिया सेलर को, पहले खूब सुनाया और उसके बाद मैं उसको 2 ऑप्शन दूंगी, मैं दूंगी अब ये ऑप्शन, क्योंकि लॉ कहता है सेलर ने तो अपने मन की मर्जी कर ली, उसने मैडम आपके साथ धोखा किया है ना, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, उसने मुझे चीट किया है। और ये चीटिंग उसने पता है कैसे करी, उसको पता था पहले से कि जो चेयर है ना उस डाइनिंग टेबल की,
उसके अंदर क्रैक है, ये बात वो अच्छे तरीके से जानता था, मगर उसने क्या किया, मेरे घर वो फर्नीचर पहुंचाने से पहले उसके ऊपर बेटा लिपापोती कर दी, उस क्रैक को फिल किया, जो आपकी वो फर्नीचर्स की वो स्पेशल फेविकॉल आती है उससे उसको जोड़ा, ऊपर से पॉलिशिंग करी, लिपापोती करी, अच्छे से प्रॉपर उसको ड्राई किया और मेरे घर पर भेज दिया। ठीक है, मैं ये बात एज्यूम करके चल रही हूँ फिलहाल कि उसको ये सारी बातें पता थी, उसके बावजूद उसने वो फर्नीचर मुझे दिया, है ना? मुझे क्या मांग और मुझसे बदले में क्या ले लिया? 80,000 रुपीज। तो लॉ कहता है अब नीति मैम आप डिसाइड करोगे कि आपको अभी भी डाइनिंग टेबल चाहिए या आपको अपना पूरा का पूरा प्राइस वापस चाहिए। अगर मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, भाई जैसा डिजाइन मुझे पसंद आया है, इस डिजाइन की फर्नीचर जो है कहीं और अवेलेबल नहीं है, इस डिजाइन का जो भी फर्नीचर है वो डिजाइन मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या बोला, मैंने सेलर को पहले झाड़ लगाई, खूब उनको सुनाया और मैंने कहा ऐसा है अंकल, अब आप ऐसा करो, ये फर्नीचर तो मुझे पसंद है, मैं वापस नहीं करूंगी, मगर मुझे फ्री में ये चेयर जो है वो ठीक कर दो, या फिर इसकी चेयर की जगह मुझे दूसरी चेयर जो है वो लाकर दो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में मुझे बताओ जरा क्या होने वाला है? लॉ कहता है नीति मैम आप जान गए हो कि उन्होंने सेलर ने आपके साथ फ्रॉड किया, फिर भी अगर आप वो फर्नीचर रखना चाहते हो तो अब आपको मैडम प्राइस नहीं मिलेगा। सिंपल है, आपने मैम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैंने कहा ना बाबा ना, आई डोंट ट्रस्ट यू, क्या पता जो दूसरी चेयर आएगी वो भी डिफेक्टिव हो, आप तो सही सर ऐसा करिए मेरा 80,000 रुपया मुझे वापस दे दीजिए चुप करके, और क्या करिए, ये मेरा 80,000 रुपीज प्लीज सर मुझे वापस करिए, मुझे नहीं करना आपके साथ डीलिंग विलिंग, मुझे कोई डीलिंग विलिंग नहीं करना आपके साथ, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। इनफैक्ट जो मेरा नुकसान हुआ ना, अगर अगर नुकसान हुआ तो मुझे उसका भरपाई भी चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होगा, आपकी अग्रीव्ड पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है अगर ये बात साबित हो जाती है कि उसके साथ क्या किया गया था, फ्रॉड। अब आप कहोगे कि मैम कैसे पता चलेगा? भाई ऑब्वियसली कि ये फ्रॉड था, ठीक है? ये जानबूझकर किया गया या अनजाने में किया गया। देखो ऑब्वियसली सेलर अपने मुँह से ये बात कबूल तो करेगा नहीं कि उसको ये सब कुछ पता था, है ना? फर्नीचर के डिफेक्ट के बारे में पता था, फिर भी उसने मुझे वो फर्नीचर सेल कर दिया। सिंपल सी बात है बेटा, जैसा मैं प्लस क्लासेस में भी बोलती हूँ, चोर वही जो पकड़ा जाए। अगर ये बात प्रूव हो जाती है, ठीक है, मान लो मैंने इनके अगेंस्ट केस किया, ठीक है, और कहीं ना कहीं से मैंने प्रूफ्स भी, एविडेंसेस प्रूफ्स या विटनेसेस कहीं ना कहीं से मैंने वो अरेंज कर लिए, और ये बात जब साबित हो जाएगी कि सेलर ने मेरे साथ क्या किया है, फ्रॉड, ये उसके बाद की कहानी है। अब अग्रीव्ड पार्टी को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि मैडम अब आप डिसाइड करिए whether you want to continue with this dining table or you want a refund। अगर मैंने कहा ना ना मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मेरा पैसा वापस करो भाई, क्या भरोसा कल को तुम जो दूसरी चेयर मुझे लाकर दोगे वो एकदम परफेक्ट होगी, इस बात की क्या गारंटी है? सॉरी आई कांट ट्रस्ट यू, मैं ट्रस्ट ट्रस्ट कर ही नहीं सकती, आप मेरा 80,000 रुपया पूरा मुझे वापस दो, और जो मेरा नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे या कोई किसी भी तरीके का अगर मुझे नुकसान हुआ, वो भरपाई भी सेलर को करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके का काम होता है तो लॉ कहता है वॉइड एबल हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो जाएगा, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये वॉइड एबल ना आप लोगों का कब होगा, ये तभी होगा जब आप लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्रॉड किया गया बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। सोचो, जो सेलर था ना, वो ये बात नहीं जानता था कि फर्नीचर के अंदर डिफेक्ट है, वो ये बात नहीं जानता था कि फर्नीचर के अंदर डिफेक्ट है, मगर उसका पियन जानता था, उसका ऑफिस बॉय जानता था, और उसने अपने मालिक को बताया नहीं। अब मालिक तो मेरे सामने तारीफों की तारीफें करे जा रहा है अपनी डाइनिंग टेबल की, मैम इसका फर्नीचर ऐसा है वैसा है पता नहीं कैसा है, मतलब आप पॉलिश इसकी कभी खराब नहीं होगी, इतना अच्छा इसका फर्नीचर है, इसकी वारंटी देता हूं मैं आपको। तो सेलर तो बेचारा अपनी तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट मुझे दे रहा है जिसको वो बिलीव करता है टू बी ट्रू। सेलर एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ही दे रहा है, बट ही डज नॉट बिलीव्स इट टू बी फॉल्स। उसको लगता है कि वो जो भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ना वो ट्रू है। लॉ कहता है जो भी पार्टी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देती है, अगर वो जानती है रिप्रेजेंटेशन देते समय कि जो बात वो बोल रही है, जो रिप्रेजेंटेशन वो दे रही है, वो एक्चुअल में क्या है, फॉल्स है,
तभी मैं मानकर चलती हूँ कि सेक्शन 17 अट्रैक्ट हुआ और फिर ये मेरा क्या मान लिया जाएगा, धोखा, यानी कि द फ्रॉड। ठीक है, अब आइए, अब आती है नेक्स्ट कहानी। नेक्स्ट कहानी मेरे पास क्या होगी, सुनिएगा जरा। हम्म अब देखिए बच्चे, यानी कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे काम अगर आप करेंगे ना, तो हम मानकर चलेंगे भाई आपने फॉल्स किया है, आपने फ्रॉड किया है। इसमें मेरा सबसे पहला काम कौन सा था, सबसे पहला वो एक्ट कौन सा है, फॉल्स सजेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि आपके लोकल गुड्स को ब्रांडेड बचाकर आपने बेच दिया, आपने एक ऐसी चीज का सजेशन दिया जो कि अपने आप में फॉल्स है, या फिर आपने जानबूझकर जो है क्या किया, कंसील किया, एक्टिव कंसीलमेंट किया ऑफ द फैक्ट्स। सच्चाई को आपने जानबूझकर छुपाया। जैसे वो फर्नीचर में क्रैक था, उसके ऊपर आपने लीपापोती करा और बायर को बेच दिया, आपको पता था, फिर भी आपने बायर तक ये बात नहीं पहुंचाई। यार खुद सोचो, मैं शॉप पर जाऊं, एक फर्नीचर परचेज करूं, और अगर मेरा सेलर मुझे ये बोले कि मैम ये फर्नीचर ले जाओ, मगर एक बात बता दूं, इसके चेयर के अंदर ना हल्का सा डिफेक्ट है। अगर मुझे सेलर ने इतनी बात बोल दी तो आपको लगता है कि मैं उसको खरीदूंगी? कोई बायर नहीं खरीदेगा। तो अब अगर कोई भी नहीं खरीदेगा तो सेलर का तो नुकसान हो जाएगा। तो सेलर ने वो अपना फर्नीचर बेचने के लिए उसने सोचा कि हाथाई लक्ष्मी को क्यों रोका जाए, अपना फर्नीचर बेच दिया जाए। उसने धोखे का इस्तेमाल किया, सेक्शन 17 का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट करी है। तीसरी बात, अगर आपने कोई भी ऐसा प्रॉमिस दिया है विद नो इंटेंशन टू परफॉर्म, आपने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसमें आपकी इंटेंशन ही नहीं है टू परफॉर्म इट, तो लॉ कहता है कि आपने क्या किया है, यानी कि फ्रॉड। देखो जैसे यहाँ पर सेलर और बायर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, याद है? इस कॉन्ट्रैक्ट में सोचो, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ, मानकर चलते हैं सेलर ने जो मुझे फर्नीचर दिया, एकदम बढ़िया फर्नीचर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम A1 फर्नीचर मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया। और आपकी मैम ने ना बेटा बदले में क्या इशू किया है, चेक। मैंने बदले में चेक इशू कर दिया। चेक अपने आप में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और चेक ना बेटा क्या होता है, चेक एक्चुअल में पेमेंट नहीं होती है। चेक का मतलब होता है अब प्रॉमिस कि पेमेंट होगी चेक डाल देने के बाद। अगर आपका बायर अपनी तरफ से कैश देने की बजाय क्या इशू करता है, सेलर को चेक इशू करता है, तो लॉ कहता है चेक इशू करने का मतलब ये नहीं है कि पेमेंट हो गई। चेक इशू करने का मतलब है कि नीति मैम ने एक तरीके का प्रॉमिस किया है सेलर को कि आपकी सेलर पेमेंट हो जाएगी जिस वक्त आप ये चेक डालोगे। इस चेक के इशू करने के यूजुअली 3 महीने के अंदर अंदर ये बैंक में प्रेजेंट कर देना चाहिए। ठीक है, अब सेलर ने भी जैसे ही मैंने आज चेक दिया, उन्होंने कल जो है अपने अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, 80,000 का चेक था, बाउंस हो गया। 80,000 का चेक मैंने काट कर दिया था। अब एक बात बताओ, मैं अपनी चेक बुक से चेक अगर काट कर देती हूँ सेलर को, तो ये ऑब्वियस है ना कि मुझे पहले से पता होगा कि मेरी अकाउंट में कितना पैसा है। कोई भी इंसान 80,000 का चेक काट कर कब देगा, जब वो इस बात से श्योर होगा कि हाँ भैया अकाउंट में 80,000 या फिर उससे ज्यादा पैसा है, तो आराम से चेक क्लियर हो जाएगा। समझ रहे? मेरे अकाउंट में पैसा तो था, मगर कितना था, 35,000, और चेक में कितने का काट कर दे रही हूँ, 80,000। लॉ कहता है मैडम ये धोखा है, ये धोखा है। एक्चुअल में आपका अकाउंट है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितना पैसा होगा। आपको पता है, यानी कि हम मानकर चल रहे हैं आपको पता था कि आपके अकाउंट में सिर्फ 35,000 रुपया है, फिर भी आपने सेलर को 80,000 का चेक काट कर दिया। यानी कि चेक देते समय बायर ने, है ना, मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक ऐसा प्रॉमिस किया है जिसमें मेरी इंटेंशंस नहीं है कि मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करूं। और अगर आपने एक ऐसा प्रॉमिस दिया विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल इट, तो मान लेंगे आपने सामने वाली पार्टी का टाइम वेस्ट किया, आपने उसके साथ फ्रॉड किया है अंडर सेक्शन नंबर 17। क्योंकि मेरा अकाउंट है, मुझे तो उसकी पूरी नॉलेज होगी ना, मेरा अकाउंट है, मुझे उसकी पूरी नॉलेज होगी कि भाई मेरे अकाउंट में 35,000 है, 40 है, या कितना है। अगर मेरे अकाउंट में लेस देन 80,000 रुपीज है, फिर भी मैं मोर देन 80,000 का या 80,000 का भी चेक काट कर दे रही हूँ,
तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सेलर को कि सेलर मैं आपका पैसा चुका दूंगी, मगर वो प्रॉमिस फॉल्स प्रॉमिस है। वो एक ऐसा फॉल्स प्रॉमिस है जिसको सेक्शन 17 की कैटेगरी में क्या मान लिया गया है? फ्रॉड। तो सबसे पहला फ्रॉड क्या क्या माना जाएगा? अगर आपने कुछ झूठ बोला, अगर आपने सच को छुपाया, झूठ बोलना मतलब फॉल्स सजेशन दिया, सच को छुपाने का मतलब एक्टिव कंसीलमेंट करी, या फिर आपने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसमें इरादा नहीं है निभाने का। प्रॉमिस तो दे दिया मगर इंटेंशंस नहीं है टू परफॉर्म इट। ये तीनों की तीनों चीजें मान ली जाती हैं। ये क्या है? मेरी फ्रॉड। सिर्फ झूठ बोलना ही फ्रॉड नहीं होता, सच को छुपाना भी फ्रॉड होता है। समझ रहे हैं? एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें इंटेंशंस नहीं है फुलफिल करने की, टू फुलफिल इट, वो भी अपने आप में सेक्शन 17 के हिसाब से क्या है? फ्रॉड। और अगर सेक्शन 17 के हिसाब से वो फ्रॉड निकला ना, तो लॉ कहता है सेक्शन 19 अट्रैक्ट हो जाएगा। और सेक्शन 19 कहता है कि बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच का क्या है बच्चे? एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी लॉ मेकर अगर चाहे ना, हमारे लॉ मेकर्स ने, यानी कि अब सेलर के साथ हुआ है क्या? धोखा। देखो तो, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ ये पेन का हमारे। लॉ मेकर्स कहते हैं कि अब सेलर के साथ धोखा हुआ है, तो सेलर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में अब हमारे सेलर बन गए हैं अग्रीव्ड पार्टी। अब सेलर के पास राइट है कि वो या तो मुझे एक और चांस देंगे कि मैडम सारा पैसा कैश ला कर दो वरना मैं फर्नीचर उठवा लूंगा आपके घर से। यानी कि अगर वो फर्नीचर ले गए ना, उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो फर्नीचर ले जा रहा हूँ, मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि आप दोबारा पैसा दोगे या नहीं दोगे, तो बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट इस अग्रीव्ड पार्टी ने बच्चे वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कह दिया इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर सेलर ने बोला मैडम आपको लास्ट चांस दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं फर्नीचर ना उठाऊं तो मुझे कैश चाहिए पूरा 80,000 बाय द एंड ऑफ दिस डे। अब यानी कि उन्होंने मुझे एक ऑप्शन और दिया है। किसको? उस पार्टी को जिसने फ्रॉड का इस्तेमाल किया है। मुझे एक और ऑप्शन दिया, मैम कैश में पैसा लेकर आओ। अगर आप सारा का सारा कैश ले आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फर्नीचर को यूज करो, उसे किसी को गिफ्ट दे दो, फेंको, जो मर्जी करो। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट इट, आई जस्ट वॉन्ट माई मनी। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या काम होगा? इन दोनों में से क्या काम होगा वो डिसाइड कौन करेगा? सेलर। वहां पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि भैया कॉन्ट्रैक्ट मतलब सलमान खान का कमिटमेंट, एक बारी दे दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा होता है मगर कब? जब कॉन्ट्रैक्ट पहले से वैलिड हो। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो एसेंशियल्स, सबसे पहली वाली स्लाइड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फोर्थ एसेंशियल क्या है? देयर हैज टू बी अ फ्री कंसेंट। क्या यहाँ पर फ्री कंसेंट थी? नहीं। फ्री कंसेंट तो भैया वो होती है विच इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय दीज फोर्सेस। ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है बेटा? फोर्सेस हैं। ये प्रेशर्स हैं। इन प्रेशर्स या फिर इन फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया तो कंसेंट तो हासिल कर लोगे, लेकिन फ्री कंसेंट आपको हासिल नहीं हो पाएगी, तो आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद ऑल ऑफ यू? आई एम श्योर आई एम। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा थ्रू अन अकेडमी, एंड इफ यू गाइज आर हैविंग माई नंबर, तो हमारा जो ग्रुप बना है अन अकेडमी का, उसके थ्रू अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अब आती है बात फ्रॉड का सेक्शन 17, और इसके अंदर मैंने बोला कि झूठ बोलना, सच को छुपाना, प्रॉमिस ऐसा देना विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये सारे कर्म जो है ना आपके, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। जो कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। देखो फ्रॉड आपने किया मगर फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। मानो सेलर ने मुझे डिफेक्टिव फर्नीचर दिखाया, वो दिखा रहा है मुझे डिफेक्टिव फर्नीचर और चाहता यही है कि नीति मैम इस फर्नीचर को परचेज कर ले, मगर एंड में ना मैंने ही मूड बदल लिया। मैंने कहा सर सॉरी, मैं ना अभी फर्नीचर ले ही नहीं रही हूँ, थैंक यू फॉर योर टाइम, मैं फिर कभी आऊंगी, फिर देखूंगी अगर लेना होगा तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाना यहाँ पर। मानती हूँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मगर कॉन्ट्रैक्ट अभी बना नहीं है, तो सेक्शन 17 अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 17 कब अट्रैक्ट होगा? कब? जब कॉन्ट्रैक्ट वाकई में बनेगा, झूठी रिप्रेजेंटेशन दी गई होगी, पार्टी जो है उसके साथ चीटिंग करी गई है, पार्टी वाज डिसीव्ड, और उस पार्टी ने किसी ना किसी तरीके का लॉस भी सफर किया है। समझ रहे हो? अब चौथा पॉइंट, चौथा आपका वो एक्ट जो कि फॉल्स, जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, वो क्या है? देखो तो, एनी एक्ट डन or not done as any law specifically declares।
अब आईसीए जो है ना, इसने क्या कर दिया, ये लाइन लिखकर इसने बाकी के सभी कानूनों को, बाकी के सारे लॉज जो आपके इंडिया में प्रिवेल करते हैं, उन सभी लॉज को इतना फ्रीडम दे दिया कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो फ्रॉड क्या है। मैं इस बात को लिखती हूँ यहाँ पर, देखो सेक्शन 17 का जो ये पॉइंट है, सेक्शन 17 कहता है कि फ्रॉड क्या है ना। लॉ कहता है फ्रॉड वो भी है जो किसी दूसरे लॉज में फ्रॉड डिक्लेयर किया गया। जैसे एज फॉर एग्जांपल, ये तो मैं बात कर रही थी आईसीए की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किसका, मान लेते हैं कंपनीज एक्ट का। देखो आप सब जानते हो ना, इंडिया के अंदर कोई एक लॉ तो है नहीं, देयर आर मल्टीपल लॉज। हम लोगों ने ही अपने सीएस के अंदर 70 टू 80 लॉस पढ़े थे। एलएलबी का स्टूडेंट तो मतलब इससे भी ज्यादा लॉस पढ़ता है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में, कॉस्ट अकाउंटेंसी के कोर्स में आप लोगों के पास लॉ लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड होता है मगर लिमिटेड होता है। सीएस के पास आप लोगों से ज्यादा लॉ है, और सीएस से भी कई ज्यादा लॉ पढ़ते हैं हमारे एलएलबी के स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यानी कि लॉ की बहुत लंबी रेंज है, बहुत हमारे पास लिस्ट है काफी अच्छी खासी लंबी। उन्हीं लिस्ट में से एक लॉ है जो कि कंपनीज से रिलेटेड है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के अंदर ना फ्रॉड के ऊपर भी एक सेक्शन बना हुआ है, और सेक्शन नंबर है 447। ये है ही फ्रॉड का सेक्शन, ये है ही फ्रॉड का सेक्शन। तो लॉ कहता है अगर कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 47 के तहत ये कह दिया कि फ्रॉड हुआ है, कोई भी काम, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अगर आपके कंपनीज एक्ट ने कह दिया सेक्शन 447 के तहत कि फ्रॉड हुआ है, तो हम आईसीए में भी उसको मानकर चलेंगे जी फ्रॉड हुआ है। समझ रहे हैं? जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज में ना एक टॉपिक आएगा आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे, उस टॉपिक का नाम है प्रोस्पेक्टस। कंपनीज के अंदर एक टॉपिक आएगा आप लोगों के पास बच्चे, उस टॉपिक का नाम है प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अभी आम भाषा में, सिंपल भाषा में बताती हूँ। जब आप लोगों के पास ये आएगा सिलेबस, हम जब इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ेंगे तब इसको और इन डिटेल कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बच्चे, एक ना स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट showing the details of the company on the basis of which public will invest। यार एक बात बताओ, अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में पहले से पता होगा कि ये कंपनी जो है प्रॉफिट्स करती बना रही है या नहीं बना रही है, इसका बिजनेस अच्छा जा रहा है या कैसा जा रहा है, तो ऐसे केसेस में होगा क्या कि मैं डिसाइड कर पाऊंगी, है ना, मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे उस कंपनी के साथ जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है। लॉ मेकर्स कहते हैं पब्लिक कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, ध्यान से सुनिएगा। लॉ मेकर्स कहते हैं कि पब्लिक कंपनी आपकी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और प्रोस्पेक्टस इशू करके ना पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करती है कि आप आओ और आकर हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। मगर पैसा लगाने से पहले जरा मेरी कंपनी के बारे में जान लो, उसके बाद सोच समझकर पैसा लगाना। समझ रहे हो? तो आपको अपनी कंपनी की ना डिटेल देनी पड़ती है, पूरी की पूरी आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या फिर ये आपकी एक लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर अभी ब्रेक इवन पे चल रही है। ब्रेक इवन मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉसेस हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये सारी पिक्चर आपको क्लियर कट एक स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट पे उतारना होगा, एंड देन उसको आप इशू कर दोगे टू द पब्लिक एट लार्ज। तो वो आप लोगों का स्टेटमेंट जो होता है ना, वो क्या मान लिया जाता है बच्चे, उसको माना जाता है आप लोगों का प्रॉस्पेक्टस। अब देखो, अब आप कहोगे मैम कोई भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स क्यों बताना चाहेगा। बेटा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। देखो यार एक बात बताओ, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, मतलब अभी तक वो लॉस पे लॉस ही करती आई है, मगर अब अचानक से वहां पर मुकेश अंबानी ने डायरेक्टर का पोजीशन ले लिया है। जैसे ही मुकेश अंबानी उस कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, ऑब्वियस है कि अब वो कंपनी तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। माना कि उसकी हिस्ट्री अभी तक खराब रही है, उसका जो बैकग्राउंड था कंपनी का अभी तक खराब रहा है, मगर अब जो कंपनी जिसके हाथों में सौंपी गई है ना, मुकेश अंबानी के हाथों में, तो हम तो मानकर चल रहे हैं कि इस कंपनी में अगर अब मैंने पैसा लगा दिया तो भैया चांदी ही चांदी होगी, क्योंकि इस कंपनी को संभालने के लिए आ गए हैं अंबानी परिवार के मिस्टर मुकेश अंबानी। तो कहने को वो कंपनी लॉस मेकिंग है, फिर भी पब्लिक उसमें पैसा लगाना चाहेगी। तो आपको, एक पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी के अंदर या नहीं करनी है?
वो डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स और लॉसेस नहीं देखे जाते, मैनेजमेंट देखी जाती है, पास्ट देखा जाता है, फ्यूचर एस्पेक्ट देखे जाते हैं, उसके बाद पब्लिक डिसाइड करती है कि मैं इस कंपनी के शेयर्स को खरीदूं या ना खरीदूं। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कंपनीज की ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, हर पब्लिक कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रू पिक्चर शो करे, वो सच सच और सिर्फ सच, हाँ जी बकायदा यही लाइन लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में, ट्रुथ, ट्रुथ एंड ओनली ट्रुथ, दिस इज द ओनली मोटिव व्हाइल फॉर्मिंग अ प्रोस्पेक्टस। आपकी पब्लिक कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक एट लार्ज से पैसा इनवाइट करेगी, कहेगी कि पब्लिक है, पब्लिक आओ, आकर मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, ठीक है, मैं आप कंपनी देगी शेयर्स और पब्लिक देगी पैसा, पब्लिक करेगी इन्वेस्टमेंट, तो आपका हम फायदा कराएंगे और हम सब मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये पब्लिक को डिसाइड करने दो कि उसको आपके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। कंपनी का बस एक काम है कि कंपनी को क्या करना है, जब भी प्रोस्पेक्टस बनाना है ना, उसके अंदर सिर्फ सत्य वचन लिखने हैं, उसके अंदर सिर्फ ट्रू पिक्चर ही प्रेजेंट करनी है। अगर आपने ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करी ना, तो प्रोस्पेक्टस का चैप्टर छोड़ो, सीधा सेक्शन 447 पर आप लोग अट्रैक्ट हो जाओगे। मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड। मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। जैसे कि आपने प्रोस्पेक्टस में ना अपनी बैलेंस शीट अटैच करी, आपने प्रोस्पेक्टस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आपने अटैच करी। वहां पर ना आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टेटमेंट लिखी। क्या स्टेटमेंट आपने लिखी कि भाई हमारी कंपनी तो मतलब 2012 से लेकर 2020 तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आई है। अब भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो भी मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको मैं बता दूं कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, आप लोगों के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनको बच्चे डिविडेंड बांटना कंपलसरी नहीं होता। प्रॉफिट है और डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया तो इनको डिविडेंड बांटा जाएगा। डिविडेंड क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है मेरा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो सोचेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे या फिर ना दे, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं मगर उनका डिविडेंड तो बेटा कंपलसरी होता है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनको डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी में मुनाफा होगा। अब अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर, प्रोस्पेक्टस को आप ना देखने में ये एक वर्ड है मगर ये जैसे आप ये देख रहे हो ये इतनी बड़ी बुकलेट, ऐसा होता है ये बुकलेट जितना मोटा होता है आपका प्रोस्पेक्टस। पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, पिछले 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स, पिछले 3 साल के डायरेक्टर्स की पूरी डिटेल, उनके घर के एड्रेस, उनके बाकी के ऑफिस के एड्रेस, ऑडिटर्स, सीएस, सीए, सबकी डिटेल्स आती हैं आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर। बहुत बड़ा होता है आपका प्रोस्पेक्टस। उस बड़े से प्रोस्पेक्टस ने कंपनी ने क्या किया, एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया कि हमने तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या किया है, डिविडेंड दिया है। पिछले 8 सालों से डिविडेंड बांटते आ रहे हैं, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक हमने लगातार इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। अब यार एक बात बताओ, अगर कोई इंसान इतनी बात कर रहा है तो डेफिनेटली, अगर कोई भी इंसान इतनी बात कर रहा है, कंपनी इतनी बात बोलती है कि हम तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रहे हैं, तो इसका तो मतलब साफ है कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी को बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी को इतने ही प्रॉफिट्स हो रहे हैं तभी तो वो डिविडेंड बांटेगी। अब यहाँ पर ना पकड़ी गई एक और नई बात। क्या बात पकड़ी गई, इन्होंने ये तो लिख दिया कि हमने हर साल डिविडेंड बांटा है मगर ना परसेंटेज ऐड नहीं करी। जब पूरा खंगाला गया ना इस कंपनी की बैलेंस शीट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो पता चला कि 2012 में जो डिविडेंड का रेट था और 2019 में जो डिविडेंड का रेट था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब 2012 में मान लो बांटा गया था 4%, ठीक है, 2012 और 13 में 4% डिविडेंड बांटा गया। फिर उसके बाद आपका 14 और 15 में 2% डिविडेंड रह गया। फिर उसके बाद 1.5% रह गया। फिर 1% रह गया। यानी कि जो रेट है डिविडेंड का, आप कह तो रहे हो आपने डिविडेंड बांटा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी इमेज बन जाएगी कंपनी की और पब्लिक सोचेगी हाँ यार इस कंपनी में पैसा लगाओ, हमारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि हमें भी आगे चलकर डिविडेंड मिलेगा। मगर बेटा वो डिविडेंड तो डिक्रीजिंग रेट पर जा रहा है, यानी कि कुछ तो घपला है। तो हमारे
डायरेक्टर्स ने पता है क्या किया, प्रोस्पेक्टस तो इशू कर दिया और उसमें ये भी लिख दिया कि हमने तो पिछले 8 साल से डिविडेंड बांटा है, मगर ये नहीं बांट लिखा कि कितने रेट पे बांटा है। तो आपने सच तो लिखा मगर अधूरा सच लिखा। और कंपनीज एक्ट में उस अधूरे सच को क्या नाम दिया गया है, फ्रॉड, अंडर सेक्शन 447। तो अगर कंपनीज एक्ट में इसको फ्रॉड का नाम दे दिया तो आईसीए कहता है मैं कंपनीज एक्ट को पूरा सपोर्ट करता हूं, ठीक है, और मैं भी सेक्शन 17 के तहत अब इस पर्टिकुलर आपके प्रोस्पेक्टस के एक्ट को क्या मानकर चलता हूं, ये है हमारा फ्रॉड। तो अब अगर आप डैमेजेस क्लेम करोगे कंपनी से तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी डैमेजेस मिलेंगे और आईसीए के हिसाब से भी डैमेजेस मिलेंगे। समझ रहे हैं? देखो बेटा, जब भी आप लोग कोई काम करते हो, कोई आप अपनी फैक्ट्री भी डालते हो या किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ एक ही लॉ एप्लीकेबल होता है कि मैम आपने बोला आईसी एप्लीकेबल होता है तो बस वही होगा, नहीं। आपके पास मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको उन सबको ध्यान में रखकर जो है केस को लड़ना पड़ता है। तभी तो हम लोग लॉयर्स हायर करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लॉ अपने टाइम पर अपने से एजुकेशन के पॉइंट से उन्होंने कवर किया होता है। तो लॉ मेकर्स ने आईसीए के सेक्शन नंबर 17 के तहत ये चार आप लोगों की एक्टिविटीज हैं, ये चार एक्ट्स हैं जिनको क्लियरली कह दिया अगर ये काम किए तो मतलब सेक्शन 17 अट्रैक्ट हुआ। सेक्शन 17 माने फ्रॉड, और अगर सेक्शन 17 अट्रैक्ट हुआ तो मतलब 19 भी अब पीछे पीछे आएगा, और 19 क्या है मेरा, सेक्शन 19 है हमारा वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर व्हाट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 19, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना दैट इज अ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। कल को अगर पता चला कि कंपनी ने धोखे से अपने शेयर्स बेचे हैं, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने झूठ लिखा था या आधा सच लिखा था, और फिर पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, पैसा मंगवा लिया, बेटा कंपनी को वो सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑफिसर्स को जेल भी हो सकती है, मिनिमम जेल होती है 3 साल की। पब्लिक के साथ फ्रॉड किया अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम होती है 3 साल की जेल और मैक्सिमम होती है 10 साल की। फाइन चार्ज किया जाता है उतना फाइन जितने का फ्रॉड किया, मतलब अगर मैंने 10 लाख का फ्रॉड किया पूरा 10 लाख का फाइन मेरा मिनिमम होगा, और अगर कोर्ट ने मूड बना लिया तो 3 गुना ज्यादा भी देना पड़ सकता है। जैसे सहारा ग्रुप के केस में हुआ था कि उन्होंने जितने का भी फ्रॉड किया उससे उनको 3 गुना ज्यादा पे करना पड़ा था। ये बातें कवर्ड करता है आपका सेक्शन नंबर 447 द ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट द टर्म कॉल्ड फ्रॉड। और आईसीए कहता है मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। अगर कोई चीज किसी और लॉ में फ्रॉड है तो वो आईसीए के अंदर सेक्शन 17 में भी क्या मान ली जाएगी, फ्रॉड। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से ये लिख लो तो हम लोग एसेंशियल्स भी कंप्लीट कर लें। आइए, अब आती है बात मैम एसेंशियल्स के बारे में। फ्रॉड के टॉपिक में हमने ना एक अग्रीव्ड पार्टी को ऑप्शन दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार कर सकती है, मगर लॉ मेकर्स कहते हैं वॉइडेबल करार करने के लिए ना साबित करो पहले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और वो बात साबित करने के लिए पहले ये चेक किया जाएगा अगर ये सारी की सारी चीजें कवर्ड होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो मान लेंगे हाँ जी आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड। अगर वो फ्रॉड आपके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने किया, जैसे मैंने फर्नीचर परचेज करा था, है ना, अगर उस फर्नीचर में डिफेक्ट के बारे में खुद सेलर भी नहीं जानता था, खुद सेलर भी नहीं जानता था, ठीक है,
तो लॉ कहता है यानी कि वो आपका फ्रॉड भी नहीं है। हो सकता है ना उसके ऑफिस बॉय ने जो है डिफेक्टिव फर्नीचर मुझे डिलीवर करवा दिया, सेलर की इसमें कोई गलती ही नहीं थी, तो ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो एक फ्रॉड भी आपका फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 में कब कहलाएगा? तब व्हेन इट इज डन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उसमें झूठ का इस्तेमाल किया गया, किसी ना किसी तरीके की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन थी, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स की थी, लॉ की नहीं थी, फैक्ट्स की थी। मतलब बकायदा कोई ना कोई आप लोगों के ऐसे फैक्ट्स होंगे, कोई ऐसे आपके से टर्म्स होंगी जिनके बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया, और पार्टी वाकई में पार्टी के साथ चीटिंग हुई है, और चीटिंग होने के बाद उस पार्टी ने लॉस भी सफर किया है। अगर ये सारी चीजें आपकी प्रूव हो जाती हैं तो मैं कहती हूँ कि पार्टी के साथ क्या किया गया है? फ्रॉड किया गया है। और अगर होता है फ्रॉड तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला इफेक्ट तो बच्चे ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा आप लोगों का वॉइडेबल। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा वॉइडेबल। और दूसरा ये कि ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जानबूझकर करी गई है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे अग्रीव्ड पार्टी और क्या क्लेम कर सकती है? डैमेजेस। डैमेजेस जो है वो क्लेम किए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो दो इफेक्ट्स होंगे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और दूसरा आप क्या कर सकते हैं? डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। माने अगर आपकी अग्रीव्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना दिया ना, जैसे मैंने कह दिया कि फर्नीचर तो मुझे यही रखना है, आप मुझे चेयर जो है ना वो नई लाकर दे दो, मतलब मैंने अपने सारे पैसे वापस नहीं मांगे, मैंने कहा कि आप फर्नीचर को एक तरीके से रिप्लेस करके दे दो, है ना? मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, वैलिड ही किया है। मगर अब मैं इसके वैलिड करने के अलावा भी मैं चाहूं तो डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो कह सकती हूँ कि सर आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, डैमेजेस तो आपको पे करना ही पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रही, लेकिन आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होगा एंड ऑल्सो यू कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वैसे अब जो मैं करवाने वाली हूँ वो मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ काफी बारी, स्टिल कर लेते हैं। देखिए सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखिएगा अभी। इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विद फ्रॉड। क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट अगर वो फॉर्म किया जाएगा? किसकी मदद से? किसकी मदद से? फ्रॉड की मदद से। मतलब सेक्शन 17 की मदद से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो अग्रीव्ड पार्टी हैव फॉलोइंग ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का मतलब है कि अपना पैसा वापस मांग लेगी, है ना? दूसरा ये ऑप्शन है कि वो अगर चाहे इन दोनों में से एक होगा, या तो फर्स्ट ऑप्शन ये वाला या फिर सेकंड ऑप्शन ये वाला, इन दोनों में से ये, एंड क्लेम डैमेजेस। पहला क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अग्रीव्ड पार्टी जो है चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, या फिर अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार कर सकती है। इसका ऑप्शन जो है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? दिस ऑप्शन विल बी गिवन टू द अग्रीव्ड पार्टी। और साथ साथ बच्चे वो आपके क्या क्लेम कर सकती है? डैमेजेस। ठीक है? डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब ही क्या होता है? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मतलब पैसों से भरपाई करवा सकती है अपने आप की, तब वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है? अभी ये जो नीचे का पॉइंट है ना, ये अभी इसको मत पढ़िएगा, अभी मैं करवाऊंगी इसको, अभी हम करवाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ फ्रॉड के ही टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। यस, ये है मेरा जर्नल रूल। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखो, ये है मेरा जर्नल रूल। जर्नल रूल क्या कहता है कि चुप रहना ना फ्रॉड नहीं होता। हाँ जी, चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। ऐसा कैसे? बताती हूँ। देखो जरा, ये है हमारा सेलर और ये है हमारा बायर। ठीक है? इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है ये कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2020 को। और ये परफॉर्म कब होगा? से मान लेते हैं 1 मई
2020 को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया जिसमें सेलर अपनी तरफ से गोल्ड सप्लाई करेगा बायर को और बायर बदले में देगा कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेज किया है किसने, बायर ने। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया था 1 अप्रैल को ही, मगर जो गोल्ड आपका डिलीवर करना था ना, जो गोल्ड देना था, वो कब देना था, वो देना था 1 मई को, और पेमेंट भी कब आनी थी, 1 मई को पेमेंट आनी थी। 1 महीने का पूरा गैप था। इस 1 महीने में ना बच्चे क्या हुआ, गोल्ड का जो दाम था ना वो कम हो गया, मतलब उसके प्राइस जो थे वो डाउन चले गए। अब प्राइस डाउन चले जाने की वजह से ये जितना गोल्ड इस टाइम पे, जितनी भी क्वांटिटी का ये हमारा गोल्ड है जो अभी 1 लाख में बायर को बेचा जा रहा है, अब मई में इसकी जो कॉस्ट हो गई है ना, वो हो गई है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, से 90,000। ये बात ना हमारा कौन जानता है, सेलर जानता है। सेलर ने ये बात बताई नहीं। आपको क्या लगता है उसे बताने की जरूरत है? लॉ मेकर्स कहता है नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है बताने की, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का बन चुका है, 1 लाख रुपए का। अगर ये 90,000 आप लोगों का दाम चला भी गया, तब भी हमारे सेलर को ये बात पता भी है, और पता होने के बावजूद ना वो चुप है। 1 मई को बायर आया, 1 मई को बायर आया और आकर उसने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, और गोल्ड लेकर चला गया। 1 घंटे बाद आया और कहता है मेरे 10,000 रुपए वापस करो, तो सेलर वापस नहीं करेगा। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, साइलेंस डज नॉट रिजल्ट्स इनटू और अमाउंट्स टू फ्रॉड। चुप रहने का मतलब कोई फ्रॉड नहीं होता भैया, फ्रॉड नहीं होता चुप रहने का मतलब। खुद सोचो, अगर अभी ये गोल्ड का दाम बढ़ जाता, 90,000 की जगह अगर ये 1,20,000 हो जाता, और ये बात सिर्फ बायर को पता होती, सेलर को पता ना होती, तो क्या बायर अपने आप से जाकर सेलर को इतनी बात बताता कि भाई जो गोल्ड तू मुझे 1 लाख में बेच रहा है ना, एक्चुअल में तो इसकी कॉस्ट कितने की हो चुकी है, 1,20,000 की? क्या बायर बताता? नहीं बताता, बायर भी चुप रह जाता। तो लॉ मेकर्स कहते हैं चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। ये सभी पार्टीज की अपनी अपनी ड्यूटीज है कि वो अपने आप जो है इन फैक्ट्स के बारे में पता चले। ये ऐसे फैक्ट्स नहीं है जो आपसे जानबूझकर छुपाए गए, समझ रहे हैं? ये ऐसे फैक्ट्स नहीं है जो कि जानबूझकर छुपाए जाएं। तो इसीलिए अब देखिए, इसीलिए हमारे लॉ मेकर्स कहते हैं साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मगर ये फ्रॉड माना जा सकता है। ये कब फ्रॉड माना जा सकता है, सुनो मेरी बात। अगर ऐसे 3 आपकी सिचुएशंस आएंगी, ये है मेरे पास एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि यहाँ इन तीनों केसेस में चुप रह जाना भी, इन तीनों केसेस में चुप रहना रह जाना भी आप लोगों का क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड। इन तीनों केसेस में चुप रह जाना भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। कब कब होगा ऐसा, वो 3 सिचुएशंस कौन सी है? पॉइंट नंबर 1, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। पॉइंट नंबर 1 क्या है मेरे पास, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट मतलब अगर पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं उनके बीच में विश्वास का रिश्ता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, उनके बीच में है यूबेरियम पीडीआई, मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जैसे पेरेंट और चाइल्ड का। मानो सुनार अपने बच्चे को ही, ये जो सेलर है ना और ये जो बायर है, ये फादर और सन है। सेलर इज द फादर एंड बायर इज द सन। अगर इन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता, ट्रस्ट का रिश्ता, जैसे याद है मैंने कंसिडरेशन के चैप्टर में मंगू राम वाला एग्जाम्पल दिया था, वहां पर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का अगर रिलेशनशिप है, तो ऐसे केसेस में आपका चुप रह जाना मान लिया जाएगा कि वो क्या है, अपने आप में एक फ्रॉड। आपका चुप रह जाना मान लिया जाएगा अपने आप में क्या है, एक फ्रॉड। ठीक है, इतनी बात। वो अपने आप में क्या मान लिया जाएगा कि वो है बच्चे आप लोगों का एक फ्रॉड है। तो जनरली क्या होता है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जनरली क्या होता है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। चुप रह जाना कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। लेकिन इन 3 सिचुएशंस में बच्चे वो फ्रॉड माना जाएगा। वो 3 सिचुएशंस कौन सी है? सबसे पहली सिचुएशन, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। अगर विश्वास का रिश्ता है पार्टीज के बीच में, वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करती हैं, अभी भी अगर आप चुप हो तो यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो। समझ रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा
देखिए, वेयर द साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब चुप रह जाना बोलने के बराबर हो। ऐसा कब? सिंपल सा एग्जांपल दूं। से मानो मैं जॉन इब्राहिम है, ठीक है, मैंने उनसे गाड़ी खरीदी, ठीक है, और गाड़ी खरीदते समय ना मैंने उनको बोला कि जॉन, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि इसके ब्रेक्स वगैरह बिल्कुल सही हैं, मैं ये बात मानकर चल रही हूँ। जॉन इस मामले में चुप रहा, तो लॉ कहता है उनका चुप रह जाना एक्सेप्टेंस है। मानकर चलेंगे कि उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि हाँ मैडम सब कुछ ठीक है, गाड़ी के अंदर आप कार को परचेज कर सकते हो, इसका ब्रेक ब्रेक सब कुछ ठीक है। अब एक्चुअल में जब मैंने उस गाड़ी को चलाया तो बेटा उसके ब्रेक फेल हो गए। बस आपकी नीति मैडम का एक्सीडेंट होते होते बचा, भगवान की कृपा में बच गई। लेकिन लेकिन मुझे बताइए, ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना फ्रॉड। मैंने अपने आप से पूछा था, आई आस्क्ड यू कि भाई बताओ, मुझे बताओ। मैंने क्या पूछा था, मैंने कैसे पूछा था? मैंने 4-5 सवाल किए थे कि इसकी क्या एवरेज है कार की, ठीक है, कितना ये तेल पीती है, ठीक है, कितने साल पुरानी है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, और ब्रेक्स वगैरह तो इसके ठीक है ना, सब सही है ना। मैंने ये सारे सवाल लिखकर भेजे थे जॉन अब्राहम को, जिनसे मैंने कार परचेज करी, मगर जॉन ने सभी सवालों के जवाब दिए, लास्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। वो चुप थे। उनका चुप रह जाना, देखो वो भाई साहब कितने क्यूट लग रहे हैं पीपीटी में जो हमारे बने हुए हैं। लॉ मेकर्स कहते हैं कि उनका चुप हो जाना ना अपने आप में एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैडम सब कुछ ठीक है। अब अगर मैंने वो कार परचेज करी और पता चला कि उसके ब्रेक्स तो फेल हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल है। मान लेंगे कि जॉन अब्राहम ने नीति मैम के साथ क्या किया है, धोखा द फ्रॉड, अंडर सेक्शन नंबर 17। तो दोबारा से रिपीट करूंगी, ये जो टॉपिक है ना साइलेंस एज टू फ्रॉड, ये टॉपिक पर मतलब ना जाने कितनी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आरटीपी 2020 का भी क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्नल रूल क्या कहता है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, चुप रह जाना फ्रॉड नहीं है बच्चे, समझ रहे हैं। लेकिन इन 3 सर्कमस्टांसेस में मान लेंगे आपका चुप रह जाना अपने आप में फ्रॉड है। वो 3 सर्कमस्टांसेस में पहला है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, दूसरा है where the silence is itself equivalent to speech, silence is equivalent to speech, third point half truth। ये तो मैंने इसका एग्जांपल करवाया था। आपने अपने प्रोस्पेक्टस में ये तो लिखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा है, मगर आपने ये नहीं लिखा कि कितना बांटा है। तो आपने सच तो बताया मगर अधूरा सच बताया, तो वो आधा सच भी अपने आप में फ्रॉड है। ठीक है, आप जिस आधे सच के लिए चुप रह गए, आपने आधा सच बताया कि हाँ जी डिविडेंड बांटा, अभी समझाया था जो मैंने एग्जाम्पल बच्चे आपको, और आधा आपने सच छुपा लिया। तो जिस सच के रिगार्डिंग आपने छुपा लिया ना, आप चुप रह गए, वो पार्ट के लिए मान लिया जाएगा जी आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। आपका चुप रह जाना उस फैक्ट्स के रिगार्डिंग मान लेंगे यू हैव डन अ फ्रॉड विद द पार्टीज। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप आई एम ओके। I really hope I'm clear with all of you. So, okay guys, अभी ये क्लास हम अभी यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को जो है मैं नेक्स्ट क्लास में ये फ्रॉड का सेशन पूरा रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अभी हम लोगों ने फ्रॉड का ये कंसेप्ट पूरा नहीं किया है, इसमें अभी हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है जिसको हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम हैव अ वेरी नाइस डे।